हेलो एवरीवन, माय नेम इज जसप्रीत। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैंकिंग। बैंकिंग में सबसे पहले जो टॉपिक आता है दैट इज व्हाट इज अ कमर्शियल बैंक। एक कमर्शियल बैंक होता क्या है? सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, बैंक और एक कमर्शियल बैंक एक ही चीज़ है। ये दोनों अलग अलग चीज़ नहीं होती। कुछ को लगता है कि ये दोनों अलग अलग चीज़ है, नहीं। बैंक और कमर्शियल बैंक दोनों सेम चीज़ है। नाउ बैंक होता क्या है, यानी कमर्शियल बैंक एक होता क्या है? कमर्शियल बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक इंस्टीट्यूशन होता है जो कि दो मेन काम करता है, जो दो मेन फंक्शन करता है। नंबर वन, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स एंड नंबर टू, ग्रांटिंग ऑफ लोन्स, और आई वुड से लेंडिंग ऑफ लोन्स विद प्रॉफिट मोटिव। तो ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन जो लोगों के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है और लोगों को लोन प्रोवाइड करता है विद सम कोलेटरल सिक्योरिटी एंड ऑफ कोर्स द विद प्रॉफिट मोटिव, दैट इंस्टीट्यूशन इज नोन एज अ कमर्शियल बैंक। तो जितने भी हमारे इकोनॉमी में, मॉडर्न इकोनॉमिक्स में आज की डेट में बैंक हैं, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, सेमी गवर्नमेंट हो, सारे के सारे जो बैंक हैं दैट इज कमर्शियल बैंक्स, बिकॉज दे एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड दे गिव लोन्स टू द पब्लिक विद प्रॉफिट मोटिव। और डिपॉजिट्स हमारे जनरली तीन तरीके के होते हैं, दैट इज सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। ये जनरली जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं, हाउस होल्ड होते हैं, उनके लिए होता है, क्योंकि वो अपनी इनकम का एक पार्ट यहाँ हमारे अकाउंट में, बैंक में जमा करते हैं। देन सेकेंड इज करंट डिपॉजिट अकाउंट। ये बेसिकली बिजनेसमैन के लिए होता है, बिकॉज दे हैव टू डू अ लॉट ऑफ ट्रांजेक्शंस थ्रू देयर अकाउंट, सो ये उनके लिए ओपन किया जाता है। एंड देन वी हैव फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। एक फिक्स अमाउंट, एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए जब आप जमा करा देते हैं बैंक में, उसको फिक्स्ड अकाउंट बोलते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं, दैट इज एफडी अकाउंट, राइट। और जो लोन बेसिकली जो होते हैं मेन, वो होते हैं आपके शॉर्ट टर्म लोन एंड लॉन्ग टर्म लोन। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू बाय हाउस, उसके लिए अगर आपको लोन चाहिए तो वो आपका लॉन्ग टर्म में आएगा, क्योंकि जो उसकी जो आप रीपेमेंट करोगे वो मोर देन 1 ईयर करोगे। शॉर्ट टर्म लोन आर दोज जो जनरली 1 साल तक के लिए वो होते हैं, रीपेबल होते हैं। बट लॉन्ग टर्म लोन्स वो होते हैं जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में पे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाउस लोन, फॉर एग्जाम्पल कार लोन, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशनल लोन, दीज कम अंडर लॉन्ग टर्म लोन। सो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है और उन्हें लोन प्रोवाइड करता है विद द प्रॉफिट मोटिव, देन दैट इज कॉल्ड अ कमर्शियल बैंक। नाउ स्टूडेंट्स, देयर आर सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इन बैंकिंग, बट आपको इसके सेकेंडरी फंक्शंस भी पता होने चाहिए, जैसे कि इसके अदर फंक्शंस में यूटिलिटी फंक्शंस हैं, राइट। लॉकर फैसिलिटी, चेकबुक फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी। आज की डेट में एक बैंक ये सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है, और वो सारी की सारी जो आती हैं वो आपके अदर फंक्शंस में आती हैं, दैट इज सेकेंडरी फंक्शन। अगला जो टॉपिक आता है उसको समझने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़नी है, और जो पहली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है दैट इज कैश रिजर्व रेशियो, which is also known as CRR. So students, cash reserve ratio is that ratio which is the minimum percentage of total annual deposits which has to be kept by the commercial banks to the central bank. अभी जो हमने पढ़ा था कि कमर्शियल बैंक्स के पास इतने तरीके से डिपॉजिट्स आता है, इस डिपॉजिट का जब एक मिनिमम पार्ट, एनुअल डिपॉजिट्स का साल में जितना डिपॉजिट आता है उसका एक मिनिमम पार्ट, मिनिमम परसेंटेज जब कोई भी कमर्शियल बैंक आरबीआई को देता है, देन दैट टर्म इज नोन एज कैश रिजर्व रेशियो। I repeat again, it is the minimum percentage of the total annual deposits which has to be kept
by the commercial banks to the central bank. Second important definition आती है statutory liquidity ratio. Yes, students, statutory liquidity ratio, which is SLR. So it is the minimum percentage of total annual deposits which has to be kept by the commercial banks themselves in the form of liquid assets. Liquid assets are those which can be easily converted into cash, for example gold. तो जब एनुअल डिपॉजिट्स बैंकों के पास आते हैं और उसका एक मिनिमम पार्ट अगेन बैंकों को अपने पास रखना होता है कैश की फॉर्म में, दैट इज लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. ये दोनों चीजें आरबीआई बताता है, डायरेक्ट करता है, इसलिए हम यानी बैंक जो है उसको ये चीजें मेंटेन करनी होती हैं, सीआरआर और एसएलआर. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज लीगल रिजर्व रेशियो. ये वो मिनिमम पैसा होता है, मिनिमम अमाउंट होता है जो बैंक अपने पास रखता है और उसके बाद वो लोन प्रोवाइड करता है. इसके बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं. यस, इसके जो कंपोनेंट्स हैं ये ऊपर वाले ही आपने पढ़े हैं, ये वही होते हैं. तो एल आर आर जो होता है वो सी आर आर प्लस एस एल आर ही होता है. इन दोनों को जब आप ऐड कर दो तो आपको जो मिलता है दैट इज व्हाट इट इज, the legal reserve ratio. So these are the important definitions जो अगला जो टॉपिक है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. Now students, the main important topic is process of credit creation by commercial banks. कमर्शियल बैंक्स के थ्रू क्रेडिट कैसे जनरेट होता है, और आई वुड से प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स. तो क्रेडिट क्रिएशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इनिशियल डिपॉजिट्स विच इज आल्सो नोन एज फ्रेश डिपॉजिट्स और प्राइमरी डिपॉजिट्स इनटू मनी मल्टीप्लायर. तो ये तो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल चीज है जो मैंने आपको बताया है. इनिशियल डिपॉजिट्स जो बैंक के पास स्टार्टिंग में डिपॉजिट्स आ रहे हैं इनटू मनी मल्टीप्लायर. व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ एलआरआर. और नाम से अब हम पढ़ रहे हैं, बार बार हमें क्या पता चल रहा है, मनी मल्टीप्लाई. मनी कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, दैट इज मनी मल्टीप्लायर इन रिलेशन टू इनिशियल डिपॉजिट. उससे हमें पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी में कितना क्रेडिट यानी कितना मनी क्रिएट हो रहा है. बट हमारी इकोनॉमिक्स में जितनी भी प्रोसेस हैं या कोई भी जो थ्योरी है, दे आर बेस्ड ऑन सर्टन assumptions. So we'll take some assumptions while doing this process. The number one assumption and the most important assumption is there is one banking unit in the entire economy. Yes, I know and we all know आज की डेट में मॉडर्न इकोनॉमी में एक बैंक नहीं है, मल्टीपल बैंक्स हैं. We have a multiple banking system. But we assume first that there is one banking unit in the entire economy because to understand the basic process of commercial bank. And when there is one banking unit in the entire economy, all the receipts and payments are routed through bank. क्योंकि एक ही बैंक है, जिस किसी को भी उस बैंक से लोन मिलेगा वो लोन का पैसा वापस घूम फिर के बैंक के पास आएगा एज अ डिपॉजिट, क्योंकि इकोनॉमी में एक ही बैंक है. So let us understand the process with the help of a hypothetical numerical example. So I let a bank which is Bank X Limited. So that Bank X Limited has a primary deposit, or I would say initial deposit of rupees 1000, and CRR is 5% per annum. And SLR is 5% per annum. So LRR is 10%. That is the addition of the summation of CRR and SLR. So let's see अब कितना क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन जनरेट होता है हमारे गिवन एग्जांपल से. So credit creation formula is initial deposits into
1 upon LRR. So initial deposit is 1000 into 1 upon LRR, which is 10%. तो next step में ये हो जाएगा 10 upon 100. So that becomes 100 upon 10. So it will create 10,000 credit creation in the economy from initial deposit of rupees 1000. If we have today's one banking system and our CRR and SLR is 5%, which makes LRR 10%. How? Let us understand with the help of a table. So in this table we have rounds, deposits, loan, and the reserve ratio, which is LRR, that is 10%. So in the initial round we have 1000 as a fresh deposit, or I would say initial deposit, primary deposit. Now the bank has to keep minimum 10% because of CRR and SLR. So bank will keep 100 as their reserve, and the remaining amount it can be lent to someone. This loan amount will become deposits in the next round. क्योंकि मैंने आपको बताया था हमारी इकोनॉमी में एक ही बैंकिंग सिस्टम है, तो जिसको भी बैंक ने ये लोन दिया होगा वो घूम फिर के बैंक के पास वापस आएगा डिपॉजिट्स की फॉर्म में. तो बैंक के पास फिर से पैसे आ गए 900. बैंक कीप 10% एज द रिजर्व and the remaining amount bank will lend. Same in the third round, this loan amount will become deposits in the next round, और इसका भी 10% बैंक अपने पास रखेगा और remaining amount lend करेगा. ये प्रोसेस चलती रहेगी कब तक? till total deposits in the economy becomes 10,000, जो हमने total credit creation और money creation निकाला था, और उसका 10% बैंक रिजर्व रखेगा और the remaining amount that will be lent by the bank. Now students, the initial deposit, please note that the initial deposit must be equal to the reserve ratio at the end. If both these are equal, then your process is going very good. That is, so in this, these are all the stages, these are all the rounds which the deposits becomes loan and the reserve till the total amount which we calculated by this numerical example. So this is our topic, which is the process of credit creation by commercial banks. Now students, the next topic is what are the measures to control credit creation. अगर इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन, मनी क्रिएशन ज्यादा हो गया, so what are the ways जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? So there are two ways to control money creation. Number one is quantitative measures. And number two is qualitative measures. These are also known as indirect method, and these are those which are direct method. Why quantitative is known as indirect method? Because these are imposed by RBI. ये सारे के सारे measures जो control करता है commercial bank, जो impose करता है सारे के सारे, वो central bank बताता है commercial bank को. So number one is bank rate, which is also known as BR. Student, bank rate is that rate at which central bank lend loans to commercial banks for long-term needs. If a person, suppose if I have to get a loan, so I will approach to my bank. मैं अपने बैंक के पास जाऊंगा तो मुझे बैंक लोन तो देगा अपनी कोलेटरल सिक्योरिटी जो मैं रखूंगा, बट वो फ्री में लोन नहीं देगा.
he will charge the interest. That interest is rate of interest. उसी तरह जब कोई भी कमर्शियल बैंक है, अगर उसके पास कमी हो जाती है फंड्स की और उसे फंड्स की जरूरत होती है और अगर वो आरबीआई से मांगता है तो आरबीआई भी उसे प्रोवाइड करती है वो फंड, बट दैट इज नॉट ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट। आरबीआई विल चार्ज the loan amount, that is the rate interest, which is the bank rate. So bank rate is that rate at which central bank, which is the RBI, lend loans to commercial banks. Now in order to control credit creation, RBI would increase the bank rate, which increases the rate of interest. Hence the lending capacity of the banks will decrease, so the credit creation will decrease. Under this we have two things, that is repo rate and reverse repo rate. So repo rate and bank rate are quite similar. The only main difference is bank rate is for the long term needs of the commercial banks, but repo rate is for the short term needs of the commercial banks. यानी अगर एनुअली किसी बैंक को लोन लेना है आरबीआई से और आरबीआई अगर उसको एनुअली लोन दे रही है 1 साल तक के लिए, तब उसको रेपो रेट कहते हैं. सो रेपो रेट इज दैट रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स. रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट स्टूडेंट्स, कभी कभी कमर्शियल बैंक्स के पास एक्सेसिव सरप्लस फंड्स आ जाते हैं. तो जब एक्सेसिव सरप्लस फंड्स आ जाते हैं वो उन्हें अपने पास रख के खुद को इंटरेस्ट नहीं देंगे, वो आरबीआई को वापस दे देते हैं. जब आरबीआई को वापस दे देते हैं तो आरबीआई उनको जब वापस करता है, जिस रेट से वापस करता है, दैट इज रिवर्स रेपो रेट. रिवर्स रेपो रेट उल्टा हो रहा है. तो उल्टा कैसे हो रहा है? कमर्शियल बैंक्स के पास एक्सेसिव सरप्लस आ गया जिसको वो सेंट्रल बैंक को दे रहे हैं और जब उन्हें वापस चाहिए होगा वो ले लेंगे विद इंटरेस्ट. तो दैट इंटरेस्ट रेट इज द रिवर्स रेपो रेट. नाउ द सेकंड इज कैश रिजर्व रेशियो, which we studied. अभी हमने इसको थोड़ी देर पहले पिछली स्लाइड में पढ़ा था, कैश रिजर्व रेशियो को, which is CRR. It is the minimum percentage of total annual deposit which has to be kept by the commercial banks with the central bank. So in order to control credit creation, CRR should be increased, which increases the rate of interest. Hence the lending capacity of the banks will decrease. So these are the quantitative measures, first and two. The next quantitative measure is the third one, which is statutory liquidity ratio. Which is SLR. तो स्टूडेंट्स ये भी हमने अभी पिछली स्लाइड्स में कुछ पढ़ा था इसके बारे में भी. कैश स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज दैट रेशियो which is the minimum percentage of total annual deposit which has to be kept by the commercial banks themselves in the form of liquid assets, और वो उसमें से लोन नहीं दे सकते. Now in order to control credit creation, SLR should be increased by the commercial banks, which increases the rate of interest by commercial banks. Hence the lending capacity of the banks will decrease. They will discourage to get loan if SLR will increase. क्योंकि बैंक अपने पास ज्यादा पैसे रखेंगे लेकिन बैंक उसमें से लोन नहीं दे सकते, वो अपने लिए रखते हैं, अपने इमरजेंसी पर्पस के लिए रखते हैं. तो अगर बैंक ये वाला डिपॉजिट्स का पैसा ज्यादा अपने पास रखेंगे तो उनके पास इकोनॉमी में लोन देने के लिए पैसा कम हो जाएगा, जिससे क्रेडिट क्रिएशन विल फॉल डाउन. And the last one is open market operation. Open market operations, which is also known as OMO. So students, OMO, open market operation, is the sale and purchase of government securities by RBI to the commercial banks. जब RBI government की securities like government's PSU shares, debentures, bonds को commercial banks को खरीदता या बेचता है, then that process, that operation is known as open market operation.
Now, in order to control credit creation, RBI will sell all the securities to commercial banks, which decreases their lending. Hence, the credit creation will go down. अगर RBI कमर्शियल बैंक्स को बेच रहा है तो उसी सेम टाइम पे कमर्शियल बैंक्स अपना सारा डिपॉजिट्स, अपने सारे रिजर्व्स, प्रोविजंस वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदने में, परचेज में लगा देंगे, तो उनके पास आगे इकोनॉमी में लोन देने के लिए पैसा बचेगा ही नहीं. So that credit will go down. So these are the points which RBI imposed to the commercial banks in order to control credit creation. That's why they are called indirect method. Now next is the qualitative measures to control credit creation. Under this there are two main points. Number one is moral suasion. RBI requests or advises all commercial banks to cut down their credit limit. If they cut down their credit limit, so the credit will fall down in the economy. So RBI is not directly imposing, they are telling, they are requesting, they are advising. RBI will advise, so and give proper time for the acceptance of this advice. Second is direct action. अगर बैंक रिक्वेस्ट से माने तो ठीक, अदरवाइज जो बैंक है वो डायरेक्ट एक्शन करेगा, यानी आरबीआई, दैट इज वो ऑर्डर इशू करेगा. फॉर एग्जांपल वो उनका कोई ब्रांच का जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर देंगे. फॉर एग्जांपल उन्होंने वो कोई पेनल्टी लगा देगा आरबीआई. क्यों? क्योंकि आरबीआई बोलेगा कि पहले हमने आपको मोरल सुएशन वाले तरीके से रिक्वेस्ट करके एडवाइस देके सिखाया था, बताया था कि आपको अपनी क्रेडिट लिमिट कम करनी है, इकोनॉमी में क्रेडिट लिमिट बहुत ज्यादा है. अब हमने उसके लिए आपको 3 महीने या 6 महीने का टाइम दिया था, आप नहीं माने, सो हम डायरेक्ट एक्शन कर रहे हैं, यानी ऑर्डर पास कर रहे हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया उसके. द लास्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज मार्जिनल रिक्वायरमेंट. तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट इज बेसिकली the difference between the amount of loan and the amount of security offered for loan. जितना सिक्योरिटी का अमाउंट है, सॉरी जितना लोन का अमाउंट है एंड जितना अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज मार्जिनल रिक्वायरमेंट. और अगर इन दोनों का डिफरेंस यानी मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ेगा तो बैंकों के थ्रू क्रेडिट क्रिएशन विल फॉल डाउन. So this comes under the qualitative measures which is done by RBI but performed by commercial banks. RBI करवाता तो है but ये function को execute जो करता है वो कौन करता है? That is commercial banks. Now students, our next topic is central bank. Central bank, students, is that apex institution which direct, regulate, control or manage all the credit and money supply in the country. एक ऐसा इंस्टीट्यूशन यानी जो टॉप पर है, यानी जो एपेक्स है, जो किसी कंट्री में रेगुलेट करता है, डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है क्रेडिट पॉलिसी को, क्रेडिट कंट्रोल को, मनी सप्लाई को, उसको हम सेंट्रल बैंक कहते हैं. एंड यस, वी ऑल नो इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, that is RBI, is the central bank. हर एक कंट्री का अपना अलग अलग सेंट्रल बैंक होता है. इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज RBI. नाउ आफ्टर दिस, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ RBI? तो RBI करता क्या है, क्या उसकी पावर्स हैं, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. नंबर 1, इशू ऑफ करेंसी, और आई वुड से करेंसी अथॉरिटी.
issue of currency or currency authority. Students, RBI has the sole monopoly, sole right to print note in India. All the money, paper currency notes are issued or printed by RBI except 1 rupee note, because all the coins and 1 rupee note are issued by, printed by Ministry of Finance. And this issue of currency is the monetary liability of the central bank. Central bank have to give back to the economy after printed. प्रिंट होने के बाद, नोट छापने के बाद बैंक उसे अपने पास नहीं रखता, वो इकोनॉमी में वापस उसे भेजता है, यानी कि फ्लो करवाता है। और एक ही जगह से अगर आरबीआई से ही नोट सारे छपेंगे तो इससे क्या होता है, नोट की सर्कुलेशन में यूनिफॉर्मिटी रहती है, यानी आरबीआई पूरा कंट्रोल करता है, पूरा मैनेज करता है, उसको पता है किस सेक्टर में कितने नोट्स का फ्लो कम है, जहां पे कम है वहां पे वो नोट्स का फ्लो करवाना है। सो दिस इज द फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आरबीआई। द सेकेंड वन इज गवर्नमेंट्स बैंक। जैसे हमारा जो अकाउंट होता है जनरल पब्लिक का, वो हमारे कमर्शियल बैंक के अकाउंट में होता है, उसी तरह जो बैंक गवर्नमेंट का जो बैंक है वो आरबीआई के पास होता है। आरबीआई जो है गवर्नमेंट के लिए एक बैंकर का, एक एजेंट का और एक फाइनेंशियल एडवाइजर का भी काम करता है। एज अ बैंकर जो भी गवर्नमेंट के डेट्स हैं उनको जो कंट्रोल करता है वो आरबीआई करता है। एज एन एजेंट जो भी गवर्नमेंट के बिहाफ पे पेमेंट्स या रिसिप्ट्स होती हैं वो आरबीआई परफॉर्म करता है। अगर गवर्नमेंट को अपनी मॉनेटरी या इकोनॉमिक पॉलिसी पे कोई एडवाइस चाहिए, कुछ फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, तो वो भी आरबीआई प्रोवाइड करता है। तो गवर्नमेंट्स की जितनी भी योजनाएं हैं, प्रोग्राम्स हैं, या उसके बिहाफ पे कुछ पेमेंट्स करनी है या उसके डेट को कंट्रोल करना है, तो एज अ बैंकर, एज एन एजेंट या एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर वो सारा आरबीआई परफॉर्म करता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड गवर्नमेंट्स बैंक। आफ्टर दैट वी हैव बैंकर्स बैंक फंक्शन एंड सुपरवाइजर। जैसे बैंकों का रिलेशन जनरल पब्लिक के साथ होता है, सेम रिलेशन कमर्शियल बैंक सारे बैंकों के साथ मेंटेन करता है विद द हेल्प ऑफ custodian of cash reserves, with the help of as a lending of the last resort, as a clearing house function, and that comes under bankers bank। and supervisor also बैंकों को जो सुपरवाइज करता है, मॉनिटर करता है, रेगुलेट करता है, फंडिंग्स की इधर उधर की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, दैट इज ऑल मैनेज्ड बाय आरबीआई। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई। स्टूडेंट्स, जो अभी पिछली स्लाइड्स में हमने पढ़ा था क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, उसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, और आरबीआई ही इशू करता है मॉनेटरी पॉलिसी, यानी मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो मनी सप्लाई को जो कंट्रोल करता है, दैट इज वो किस पॉलिसी से करता है, इट इज द मॉनेटरी पॉलिसी which is again issued by RBI. So these are some important functions which is used by RBI. Thank you.